हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता तो वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस बाल्ड क्यों रहता, अनुपम खेर के पास पैसे नहीं है क्या? तो ये इसका क्या आंसर है? और पर्सनल चॉइस भी हो सकता है उनको बाल्डनेस वाला लुक ही ज्यादा पसंद आ रहा है। अनकंट्रोल डायबिटीज है तो उस केस में हम नहीं कर सकते हैं, या अगर कोई पेशेंट किसी को कार्डियक अरेस्ट वगैरह के पेशेंट है तो उनमें भी हमें ध्यान देना होता है। किसी का डोनर एरिया ही नहीं है तो वहाँ पे फिर एक चैलेंज आ जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग बॉलीवुड में। बोनी कपूर हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। राजपाल यादव हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। मोहम्मद शमी हैं, सहवाग हैं। अगर वुमेन हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहती है तो क्या उनको पहले पूरी तरीके से रेजर से हटा के बाल्ड करेंगे फिर हेयर ट्रांसप्लांट? डोनर एरिया को ट्रिम करना पड़ता है, विच इज द बैक ऑफ योर हेड। वो ट्रांसप्लांटेड हेयर को छुएंगे तो हाथ में तो नहीं आ जाएंगे? हम लोग जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम बैक हेयर से रूट्स लेके फ्रंट हेयर में इम्प्लांट कर रहे हैं, वो फिर बाकी हेयर्स की तरह ही नेचुरली ग्रो करते हैं। एक पर्सन कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? जब तक डोनर एरिया सपोर्ट करता है। प्लाज्मा तो हमारी बॉडी से आना चाहिए। पहले हम आपका ब्लड लेंगे, फिर उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज करके, एंड देन फिर उसके आपको स्कैल्प में इंजेक्ट करेंगे। कोकोनट ऑयल लगा रहा है या कोई उससे आजकल कोई बेनिफिट नहीं होगा। कैप या हेलमेट की वजह से बाल्डनेस होता है। डेली बेसिस पे शैम्पू करने से स्काल्प पे कोई नुकसान नहीं होगा। वुमेन का इतना हेयर लॉस क्यों होता है? अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब हेयर्स हम डोनेट नहीं कर सकते किसी को? अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो हेयर क्यों नहीं? नमस्कार, वेलकम टू द राहुल रंजन शो, जहां हम मिलते हैं ऐसे पर्सनालिटी से जिनके अनुभव से सोसाइटी को एक दिशा मिल रही है, एक सही डायरेक्शन मिल रहा है और वो सोसाइटी को इंस्पायर भी कर रहे हैं और उसे एक बेटर प्लेस भी बनाने में मदद कर रहा है। हमारे आज के पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान की खूबसूरती में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होते हैं बाल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही कम समय में लोगों को ज्यादा बाल्डनेस, हेयर फॉल और ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका वाधवा, जो कि सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हैं और सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, जिन्हें 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करना एक नई टेक्नोलॉजी है, सेफ है, या इसके पीछे कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट पे अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस है लोगों के। तो सीधी बात करते हैं। डॉक्टर प्रियंका वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आजकल हेयर फॉल इतना ज़्यादा क्यों होने लगा है? बहुत पहले, मतलब अभी कम उम्र में भी लोगों को देखने को मिल रहा है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मेजरली इसमें लाइफस्टाइल है आज की डेट में जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है कि इतना अर्ली बॉल्डनेस हम लोग देख रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं, एंड बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। अब जैसे ऑब्वियसली जो मेजर फैक्टर होता है वो तो जेनेटिक्स ही है, बट उसके अलावा लाइफस्टाइल ही है जो बहुत ज़्यादा, अगर हम इन चीज़ों में बात करते हैं, लेट्स से अगर किसी की स्लीपिंग हैबिट्स हैं तो अब किसी को अप्रॉक्सीमेटली आइडियली जो हमें चाहिए नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड होती है फॉर गुड हेयर और फॉर गुड बॉडी। बट अदरवाइज हम बात कर रहे हैं तो नहीं है आज के डेट में। वो थोड़ा सा नाइट शिफ्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जंक फूड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, जिस वजह से भी अच्छा हेयर या अच्छी स्किन अगर हम बात करते हैं तो वो हैम्पर होता है। मैं 6 घंटे सोता हूँ पिछले 18-20 सालों से, तो ये रूटीन है। मेरे बाल क्यों कुछ नहीं जा रहे? बहुत वही चीज़ है ना कि लाइफस्टाइल अगेन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अगर हम बोले कि स्मोकिंग हैबिट्स है, स्मोकिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है। सिर्फ एक कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, कभी भी जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कॉज कर रहे होते हैं। दैट्स द रीजन। अच्छा, कोई कंप्लीटली बाल्ड है, पूरी तरीके से गंजा हो चुका है, क्या उसके बाद भी वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? अगर डोनर एरिया है तो डोनर एरिया इज मेनली द बैक ऑफ योर हेड या फिर बियर्ड या चेस्ट। ये डोनर एरियाज होते हैं जहाँ से हम रूट्स को ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट अदरवाइज अगर डोनर ही नहीं है, बैक नहीं है, तो फिर तो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में आप ही का ही हेयर होगा जो निकाल के लगाया जा सकता है। अगर वो हेयर ही नहीं है तो फिर वी कैन नॉट डू मच। हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है या टेम्पररी सॉल्यूशन है? हेयर ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर उस एरिया में इम्प्लांट हो गया है, अनलेस एंड अनटिल यू गॉट एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन या एरियाटा जैसा कोई भी इशू आता है, तब तो ये सारे इश्यूज की वजह से हो सकता है कि इम्प्लांटेड हेयर में कोई प्रॉब्लम आए। बट अदरवाइज बिकॉज ऑफ हार्मोनल रीजन या मेल पैटर्न बॉल्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कभी भी उस पर इफेक्ट नहीं करती है। आपने बोला कि लाइफस्टाइल
जो आजकल है लोगों में उसके चलते बाल्डनेस है। हाँ। अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं हो रहे, वही वो कम सो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, खाना पीना सही नहीं खा रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, हाँ। तो फिर से बाल्ड होने के चांसेस है? देखिए, ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड नहीं करते, रीजन ऑफ दैट इज जेनेटिक्स, बिकॉज हम लोग जो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो आपके परमानेंट जोन में से निकाल के उनको बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट कर रहे हैं। एंड जैसे आपने नोटिस किया भी होगा कि किसी का पूरा सिर भी खाली क्यों नहीं हो जाए, बट मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में मेल्स का पीछे का एरिया कभी नहीं जाता, बिकॉज दैट्स अ परमानेंट जोन। तो वहाँ से जब हम रूट्स लेके फ्रंटल एरिया में या बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट करते हैं तो वो हेयर शेड बाद में भी नहीं करते हैं, वो परमानेंटली स्टे करते हैं। बट वही चीज़ वो चाहता है कि ऑब्वियसली हमारे लाइफस्टाइल से हमें उनको एक अच्छा हेल्दी हेयर रहे, वो तो मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। दिस इज वेयर लाइफस्टाइल कम्स इनटू द पिक्चर। आपके अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है? सिर पे कुछ करवा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कुछ दिमाग में तो नहीं कर रहे हैं, कैंसर तो नहीं हो जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर? ऑब्वियसली, बट ये इट्स अ मिथ ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती। लोग पूछते हैं ये सवाल। हाँ, यस। और इस टॉपिक पे लोग बेवजह के बेबुनियादी रील्स बना के भी ऐसे प्रमोट करते हैं क्या लोग कि ये अफवाह आ कहाँ से रहा है? घर पे बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं। ऑब्वियसली एक पेरेंट्स का एक थोड़ा सा एक डाउट होता है, सिर पे करवाना है, दिमाग में तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर से हर कोई रिलेट करता है दिमाग। दिमाग में तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि उससे कुछ हो नहीं जाए। तो मेजरली अदरवाइज अगर हम दिमाग की बात कर रहे हैं, दैट्स बहुत नीचे है वो, उससे पहले बहुत ही एक हार्ड शेल, दैट्स स्कल इज देयर। तो स्कल के नीचे सब कुछ है, तो वहां तक पहुंचना नहीं है प्रैक्टिकल, इतना ईजी नहीं है वहां तक पहुंच पाना। तो ये तो नॉर्मल एक स्किन का सुपरफिशियल प्रोसीजर है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी। वो तो आपको कहीं पर भी चोट लग रही है, चोट लगेगी, कुछ टाइम बाद वो हील हो जाएगा। वहीं सेम प्रोसेस आपका स्कैल्प में भी होने वाला है कि ऐसा थोड़ी ना हमें हाथ में चोट लगती है तो वो कैंसर बन जाएगा। तो स्कल तो हार्ड लेयर है ना, उसके ऊपर है उसके हमारा ऊपर जो है। स्किन है, उस पे रूट्स है हेयर के। हाँ जी, तो जो भी प्रोसीजर है वो तो ऊपर के एरिया में हो रहा है। कर रहे हैं, राइट। भगवान ने बनाया ही हमारे स्कल को इस तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखे। करेक्ट। एक सुई तो नहीं जा सकती ना ब्रेन के अंदर। उससे पहले तो एक बहुत ही हार्ड शेल है ना, मतलब बोनी स्कल है, तो वो तो उसको नहीं किसी नीडल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इतना इजी नहीं है कि उसको हम छेद कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, किसी का अगर हेयर ट्रांसप्लांट बुरा हो जाता है तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी के अपीयरेंस को परमानेंटली रूइन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है? ऑब्वियसली अदरवाइज अगर हम बोले कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में जो हमें ध्यान में रखने होते हैं आइडियली। अब हेयर का डायरेक्शन है, एंगुलेशन है, किस तरीके से इम्प्लांट करें, कौन सा हेयर किस एरिया में आइडियली लगना चाहिए। अब जैसे हम हेयर लाइन की बात करते हैं, हेयर लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एकदम सीधी लाइन बना जाते हैं, जो फिर अल्टीमेटली बहुत आर्टिफिशियल लुक भी देता है लेटर ऑन। तो उन चीज़ों का तो एनीवेज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे फिर मेजर रोल प्ले कर रहा होता है कि कौन प्रोसीजर कर रहा है या किसके अंडर प्रोसीजर हो रहा है। ये सारी चीज़ें जाती है। अदरवाइज तो फिर बाद में करेक्शंस ही होते हैं जो आप कर सकते हो। सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है? सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, करेक्ट, वो चीज़ फिर रोल प्ले करती है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब स्कैम है हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता तो वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस बाल्ड क्यों रहता? अनुपम खेर के पास पैसे नहीं है क्या? तो ये इसका क्या आंसर है? ट्रांसप्लांट हम ये नहीं बोल सकते कि 100% पेशेंट के लिए है। हर कोई ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, बिकॉज उसके पीछे थोड़ी सी और हिस्ट्रीज भी होती है। मेडिकल हिस्ट्री है, अगर किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उस केस में हम नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट किसी को कार्डियक अरेस्ट वगैरह के पेशेंट है तो उनमें भी हमें ध्यान देना होता है। किसी का डोनर एरिया ही नहीं है, मतलब अगर हम इन सब चीज़ों से भी अलग बात करते हैं, डोनर एरिया ही है, वो एक लिमिटेड सप्लाई है। डोनर एरिया ही, अगर किसी के हेड के बैक एरिया में हेयर ही नहीं है तो हम लेंगे कहाँ से ट्रांसप्लांट करने के लिए? तो वहाँ पे फिर एक चैलेंज आ जाता है। इसीलिए कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करा रहे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अच्छा, और पर्सनल चॉइस भी हो सकता है उनको बाल्डनेस वाला लुक ही ज्यादा पसंद आ रहा है, कूल भी कहते हैं ना, कैरी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये लुक बहुत चलता है, मतलब हेयर्स नहीं चाहिए हेड पे। अच्छा, ये बॉलीवुड में भी इसका प्रचलन है क्या? हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग बॉलीवुड में? बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। अच्छा, yes. कोई नेम्स जो आपको पता हो? नेम्स में अब जैसे क्रिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद शमी हैं, सहवाग हैं, तो इन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराए हैं। ओह यस। अच्छा, एक्टर्स में बॉलीवुड में अब बोनी कपूर हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। राजपाल यादव हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा। तो यस, ट्रांसप्लांट सबके लिए, ट्रांसप्लांट सबको ही करवा रहे हैं एनीवेज। क्या वुमेन हेयर ट्रांसप्लांट कराती हैं? यस, होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं मेन और विमेन में, तो विमेन पेशेंट्स कम होते हैं, बट उनमें एनीवेज अगर हम बात करते हैं इनिशियली और बाकी सारे अदर ट्रीटमेंट्स के साथ उनको ट्रीट किया जा सकता है।
मेन में एक पूरा बॉल्डनेस आ जाता है, बट फीमेल्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हाँ, bald हेयर हो फॉल गया। होता है और वो Thinning क्या हो है, गई। वो डेंसिटी कम हो जाती है बालों की। करेक्ट। तो फिर उनके केस में बहुत ही कम पेशेंट्स होंगे जिनमें फीमेल ट्रांसप्लांट होगा, जिनमें बहुत ही ज़्यादा अगर कोई डिफ्यूज बॉल्डनेस आ गई है तो, बट अदरवाइज तो मैक्सिमम टाइम PRP और बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स भी हैं, मेडिसिन हैं ऑब्वियसली, उनके साथ ही वो ट्रीट की जा सकता है। अच्छा, तो ये अगर विमेन हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहती है तो क्या उनको पहले पूरी तरीके से रेजर से हटा के बाल्ड करेंगे फिर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकती है, या रिक्त स्थानों को भी भर सकती हैं आप? करेक्ट, बिकॉज इसीलिए एंटायर प्रोसीजर इज डन एंड मैग्नीफायर्स कि हमें भी जूम करके दिखे कि हम कहाँ बाल लगा रहे हैं, एंड पूरा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अदरवाइज जैसे हम फीमेल्स ऑब्वियसली अगर हमने सुना होगा बहुत ईजिली कि ट्रांसप्लांट जो होता है हमें डोनर एरिया को ट्रिम करना पड़ता है, विच इज़ द बैक ऑफ योर हेड। अब वहाँ का ट्रिम अगर हम सिर्फ फीमेल्स में कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ उतना ही एरिया ट्रिम करेंगे जहाँ से हमें निकालना है, बाकी एरिया में हम ट्रिम ही नहीं करते हैं। तो अच्छा, जब अगर बैक एरिया से निकाला है तो वहां ट्रिमिंग जरूरत है क्योंकि आपको ग्राफ्ट निकालना बाकी है। फिर हेयर उसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं तो विजिबिलिटी नहीं आती है कि वहाँ से तो हमने इन कुछ निकाला केस है। मान लीजिए कि मैं अगर इस एरिया में अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहूँ, एक प्रकार से पैटर्न बाल्डनेस कह सकते हैं इसको, Right. तो मुझे अगर इस एरिया में सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मुझे इधर बाल नहीं छेड़ेंगे आप। Correct. आप सिर्फ यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रांसप्लांट Implant कर करेंगे, सकते, सिर्फ इम्प्लांट donor करेंगे area trim डोनर करके। एरिया को ट्रिम करके। राइट। तो मतलब कोई अगर हेयर ट्रांसप्लांट पैटर्न बाल्डनेस करवाता है तो उसको पूरे बाल दिखते भी नहीं है कि कुछ हुआ है उसके अंदर। नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि ब्लड क्लॉट्स जो होंगे वो तो नजर आएंगे, बट वही चीज तो चाहते हैं कि मेरे जैसा आदमी जो हेयर स्टाइल ऐसे रखता हाँ है तो तो वो नहीं दिखेगा ही नहीं। विजिबल होगा, वो विजिबल नहीं होगा। हाँ, हाँ, जिनका फ्रंटल एरिया है उनको बिना ट्रिम के बहुत इजीली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं हाँ, जिनका बहुत सारे। मतलब हेयर्स हैं उसके साथ में हेयर अगर ट्रांसप्लांट किया? हमें इस एरिया में बाकी रिमेनिंग एरिया में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन करना है या साइड लॉक्स करने हैं, तो उनके केस में हम सिर्फ डोनर एरिया को ट्रिम करके बहुत इजीली ट्रांसप्लांट कर पाते हैं और पता भी नहीं चलता इवन तो। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं जब विग वाला ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? विग पहन सकते विग हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है, एंड विग में अब ग्लू लगते हैं जो एडहेसिव्स लगते हैं, वो हर किसी की स्किन को सूट भी नहीं करेगा, वो एलर्जिक हो जाते हैं स्किन के लिए। और रेगुलर एक ही ग्लू लगा रहे, बार बार चिपका के चल रहे हैं। करेक्ट। तो अब विग है तो अब उसको हमेशा 1 या 1.5 साल के बाद आपको उसको चेंज भी करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट तो ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपने एक बार करा एंड यू आर डन फॉर एवर, आपको दोबारा उस एरिया के लिए तो पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। और वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि तूफान आने वाला तो पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ, ये भी correct. टेंशन है ना, पता चला उड़ ना जाए तूफान में। वही चीज, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं तो वो थोड़ा स्विमिंग सा पूल उसके में साथ कॉन्फिडेंटली कूद भी नहीं सकते। बाउंडेशंस रहते हैं डेफिनेटली। हाँ। मेंटेनेंस भी उसमें फिर काफी हाई हो जाता है। ट्रांसप्लांटेड हेयर में तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। नहीं है। आपने जैसे आप अभी अपने हेयर्स को मेंटेन करके चल रहे हैं, वो further क्या भी मतलब वैसे हेयर रहेगा। ट्रांसप्लांट में एकदम नेचुरल हो जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे पकड़ के जैसे ये मैं पकड़ खींच पा रहा हूँ, Correct. वो ट्रांसप्लांटेड हेयर को छुएंगे तो हाथ में तो नहीं आ जाएंगे बाल? नहीं, बिकॉज रूट हम लोग जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम बैक हेयर से रूट्स लेके फ्रंट हेयर में इम्प्लांट कर रहे हैं, वो फिर बाकी हेयर्स की तरह ही नेचुरली ग्रो करते हैं। अब अगर हम बाकी हेयर्स को अपने पुल करते हैं तो थोड़ी ना बाहर आ जाते हैं। नहीं। वही सेम चीज ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ भी, क्योंकि हमने रूट एक बार इम्प्लांट कर दिया, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी देन, तो वो बाकी हेयर्स की तरह ही ग्रो करेंगे। एज के साथ जैसे बाकी हेयर्स ग्रे होंगे वो भी वैसे ग्रे करेंगे। क्या एक कॉमन मैन ऐसा सोचे कि सेलिब्रिटी ने कराया, उसने तो बड़े हाई फाई डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराया होगा, उनको बेटर रिजल्ट्स मिल गए, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या पता वो यूएसए में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, इंडिया में वो टेक्नोलॉजी ना हो। ऐसा नहीं है, एवरी पेशेंट इज अ सेलिब्रिटी एनीवेज। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई सेलिब्रिटी का हुआ है तो बहुत अच्छे से हुआ होगा या पैसा बहुत ही ज्यादा हाई दिया होगा फाई ना? पैसा ज़्यादा दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। कौन प्रोसीजर कर रहा है, किसी भी डॉक्टर का क्या एक्सपर्टीज़ है और कितना प्रैक्टिकल हैंड है, बिकॉज इसमें आर्ट ज़्यादा है, तो उनको कितना एक्सपर्टीज़ है, कितना उनको एक्सपीरियंस है ऑफ डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सेलिब्रिटी ने कहीं और से कराया है या किसी भी एक नॉर्मल क्लिनिक से कराया है, बट एक्सपीरियंस डॉक्टर का अच्छा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने वहाँ से कराया तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए तो इसलिए उनका अच्छा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। एक कॉमन मैन जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट, लगभग क्या प्राइस कॉस्ट आता है इंडिया में? एक एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो नियर अबाउट 1 लाख to 1.5 लाख तक आता है। एक अच्छा, अगर हमें एरिया कवर करना है एंड डिसेंट रिजल्ट्स एंड अच्छी जगह से अगर हम ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो। तो आपने बोला कि फ्रंट एरिया में 2000 ग्राफ्ट्स लगाने होंगे, तो उसका क्या लगभग कॉस्ट आएगा? नियर अबाउट 50 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही कॉस्टिंग होता है। अब अगैन क्लिनिक टू क्लिनिक वो चीज़ें वैरी करती हैं, बट ये रहता है। तो लगभग 1 लाख रुपए का कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट। भगवान ने सब कुछ हमें फ्री में दिया है, लेकिन जब उसको रिकवर करना हो तो बहुत कॉस्टली हो सकता है। एक्चुअल में बट वही चीज़ है कि वो हेयर हमारे अपने यूज़ के ही हैं।
हम हमारे किसी और उसमें को दे नहीं सकते। नहीं दे सकते ना, वरना ये भी एक कारोबार होता है ना। कारोबार होता है, हाँ, लोग जैसे डोनेट करवाते हैं लोगों से हाँ। किडनी और अच्छा ऐसा क्यों, मतलब हेयर्स हम डोनेट नहीं कर सकते किसी हेयर को? हम डोनेट नहीं कर सकते हैं एनीवेज, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं मैच है। करेगा? कैसे मैच करता है? ब्लड से मैच कराते हैं क्या उसमें होता है? जितनी कॉस्टिंग आगे जाएगी उतना ट्रांसप्लांट के लिए कोई बेयर नहीं करना चाहेगा ओह। कोई, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर नहीं है। अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर हाँ, सकते तो हैं, तो hair क्यों ऑब्वियसली नहीं? तो इसमें मेजरली अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस वगैरह हैं तो उन केस में फिर भी शायद कोई पॉसिबिलिटी होगी, बट अगेन टेस्टिंग्स तो रिक्वायर्ड फिर भी रहेंगी। अच्छा, एक प्रोसीजर को करने में, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को कितना समय लगता है? डिपेंड करता है अगेन कि कितने नंबर ऑफ क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी का नियर अबाउट 2000 क्राफ्ट है तो नियर अबाउट 5 to 6 आवर्स का ट्रीटमेंट रहता है ये। मतलब यूजुअली पेशेंट 10 o'clock अगर क्लिनिक में विजिट करते हैं तो 4 to 5 o'clock ही वो वापस फ्री होके जाते हैं घर। कितने बजे आते हैं? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 3 बजे तक 5-6 जाते हैं। बजे तक वो फ्री होते हैं। मैक्सिमम कितने ग्राफ्ट्स का आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, या यूजुअली एवरेज क्लाइंट्स जो पेशेंट्स आते हैं कितने ग्राफ्ट्स लेने आते डिपेंड हैं? करता है। अब बहुत सारे, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कौन से सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं। अब फ्रंटल हेयरलाइन है तो अब किसी का शुरू ही हुआ है बॉल्डनेस, या सिर्फ अभी हेयरलाइन रिसीड ही हुई है तो नियर अबाउट 2000 ग्राफ्ट। अब देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जिनका पूरा खाली होने के बाद भी आ रहे हैं, तो उनके केस में फिर 3 days के प्रोसीजर भी होते हैं, क्योंकि अब उनमें हमें आपने लॉन्गेस्ट प्रोसीजर 3 days का लिया है? करे हुए हैं। मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं, पूरा दिन प्रोसीजर हो रहा है, फिर वो घर जा रहे हैं? हाँ, फिर उसके बाद कल नेक्स्ट डे वो फिर आएंगे, day फिर फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर वो विजिट करेंगे। कितना पेनफुल होता है, क्योंकि आप तो निडल चुभा रहे हैं ना, पेन होता नहीं, है? पेनफुल नहीं होता है, बिकॉज एंटायर प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है, सुन करके करते हैं। एंड जब सुन भी कर रहे होते हैं तो भी साथ में मसाजेस यूज कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट को ज्यादा फील नहीं हो, तो वो उनके लिए थोड़ा पेन फ्री ट्रीटमेंट रह जाता है। एंड बाकी जैसे अगर आज से प्रोसीजर शुरू हुआ है, सेम डे ऑनवर्ड्स उनकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं जो नॉर्मल एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स होते हैं। 1 week तक पेशेंट को खानी होती है। मतलब For पेन healing part किलर and खाते pain हो and तो everything. दर्द होता है 1 week तक? नहीं, पेन नहीं होता। वही चीज मैं बोल रही हूँ ना कि अगर हम मेडिसिन टाइमली ले लेंगे तो पेन नहीं होगा। ओके, तो मतलब पेन किलर अगर नहीं लेते हैं तब तो दर्द ऑब्वियसली, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर तो है ही ना। अगर हमें कहीं पर भी चोट लगती है, थोड़ा सा भी डीप वुंड है, अगर हम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो पेन होगा। वही सेम चीज है ट्रांसप्लांट के साथ भी है। अच्छा, हाँ। तो पेन किलर के साथ कोई दर्द 1 नहीं week है? मेडिसिन खाते हैं, पेन नहीं होता। अच्छा, और वो कब से वर्क रिज्यूम कर सकता है? तो हर किसी का, जब आप इजी हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आइडियली अगर हम बात करते हैं आप नेक्स्ट डे से भी वर्क ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई फिजिकल बाउंडेशन एसेट कुछ नहीं है कि आप मूव नहीं कर सकते हैं। आप आराम से अपना घर पे जाके काम भी कर सकते हैं। आप अपना वर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट्स से अगर हमारा आज प्रोसीजर हुआ है, हम एक बैंडेज लगाते हैं जो हेड के बैक एरिया के ऊपर, जो नियर अबाउट 24 आवर्स तक रहती है। 24 आवर्स के बाद पेशेंट उसको खुद से रिमूव कर देते हैं। पेशेंट आते हैं कई बार क्लिनिक पे, डोनर एरिया में, डोनर एरिया विच इज द बैक ऑफ योर हेड, तो वहाँ पे हम एक बैंडेज लगाते हैं जो कि 24 आवर्स तक रहती है। जैसे अगर आज कंप्रेशन हुआ, हमने आज बैंडेज लगाई, कल पेशेंट ने घर पे जाके खुद से उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद वो कोई भी नॉर्मल जो कॉटन कैप होती है, स्पोर्ट्स कैप वेयर करके बाहर जा सकते हैं। कोई बाउंडेशन एसेट कुछ नहीं है कि उनको पेन इन्फेक्शन होने का खतरा होता है बाहर के डस्ट से, इसीलिए कवर करके जाना है। रेगुलर कवर रखना है। कितने अप्रोक्सीमेटली टाइम तक? 10 to 12 days आफ्टर द प्रोसीजर, जब तक ब्लड क्लॉट्स हैं बेसिकली। Okay. क्योंकि फर्स्ट 8 to 10 days तक जितना भी जो हमने ट्रांसप्लांट किया है तो वहाँ पे ब्लड की ड्रॉप्स विजिबल होती हैं, ड्राई हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो क्लॉट्स नियर अबाउट 8 to 10 days तक रहते हैं। तो जब तक ब्लड क्लॉट्स हैं तब तक हमें डर्ट से अवॉइड करना रहता है, बचाना होता है उसको। और वो क्या, वो बाथ ले सकता है, नहा सकता है? सिर पे पानी नहीं डालना होता है फॉर फर्स्ट 8 days आफ्टर द प्रोसीजर। फिर 8 ऑनवर्ड जैसे कोई भी माइल्ड शैम्पू के साथ वो अपना हेड वॉश शुरू कर देते हैं। तो लगभग 12 दिन में सारे ब्लड क्लॉट्स हट जाते हैं। तो 1-2 सेंटीमीटर जितने बाल विजिबल भी होते हैं कि एक प्रॉपर डेंसिटी के साथ कि हमने अच्छा, जो दिखने ट्रांसप्लांट लगते हैं 10-12 दिन के बाद ही? 12 दिन में। बट वो हेयर बहुत लंबे टाइम तक रहते नहीं है, वो हेयर अप्रोक्सीमेटली 20 दिन तक स्टे करते हैं। फिर क्योंकि वो डोनर एरिया से उठ के आए, नई जगह है, नई जगह पे आए हैं। फिर उसके बाद उनका एक शेडिंग फेज शुरू हो जाता है, जो इसमें जो भी हमने बाल लगाए थे वो झड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, जो कि 20वें दिन से शुरू होगा और 3rd मंथ एंड तक चलता है। शॉक लॉस में जाते हैं। फिर 4th मंथ ऑनवर्ड्स परमानेंट ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है, जिसमें जो बाल लगाए थे वो वापस से ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। नियर अबाउट 7 to 8 months में फिर पूरी डेंसिटी आ जाती है। 7 to 8 months में हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। तो शुरुआत में कई लोग तो अगर पेशेंट को ना बताया जाए तो डर जाएंगे कि अरे भाई ये तो हेयर ट्रांसप्लांट करके फिर से ये तो नहीं। इसीलिए फिर जब प्रॉपर कंसल्टेशन पहले पेशेंट को दी जाती है, एक प्रॉपर नॉलेज दी जाती है कि दाग की बाद में पेशेंट पैनिक नहीं होगी, बाल चले गए आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली। हाँ, इवन बताने के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जाके क्वेश्चन करते हैं, मैम ये तो जा रहे हैं, बट वो जाएंगे, वो नॉर्मल है, वो चीज उनको पहले से एक्सप्लेन की भी जाती है। ओके। अब तक आपने कितने प्रोसीजर्स किए होंगे? प्रोसीजर्स तो इट्स लाइक एवरीडे थिंग, हर रोज प्रोसीजर हो रहे हैं पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट, तो यू कैन काउंट थाउजेंड्स।
thousands. आप कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने में हेयर दिखने लग जाते हैं, है ना? तो फिर वो नॉर्मल वो जो हेयर ट्रांसप्लांट लोग कराते हैं वो डरते हैं हेयर कट करवाने से कि नहीं, वो कट कर सकते हैं, बाकी वो hairs नेचुरल को हो आप जाता जैसे है, पूरा मैनेज नेचुरल करते मैनेज हैं, करते थे। हाँ वो सेम आप उन्हीं को मैनेज करते हैं, आप कलर कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, जैसे जो मर्जी आप जो आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर्स के लिए करते हैं वहीं आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए भी करते हैं। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले हेयर्स कितने साल सर्वाइव करेंगे? ट्रांसप्लांटेड हेयर्स एनीवेज परमानेंट हेयर्स ही होते हैं, वो शेड नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अगर हम लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर हम बोले कि डेंसिटी में या कई बार क्वालिटी है हेयर अगर हम बोले तो वो चीज़ मेंटेन रहती है, शेड नहीं करते बिकॉज ऑफ हार्मोनल रीजन, ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड नहीं करते हैं। तो मेन का तो हमने समझा, वुमेन का इतना हेयर लॉस क्यों होता है? अगेन बहुत जैसे कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, बट वुमेन्स में थोड़ा सा मेडिकल कंडीशंस भी होती है, लेट्स से वी टॉक अबाउट PCOS, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, तो वहाँ पे भी फिर वो एक बहुत मेजर रीज़न हो जाता है, बहुत ही कॉमन कहीं ना कहीं आज की डेट में ये प्रॉब्लम फीमेल्स फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से अगैन हेयर फॉल एक इशू रहता है। तो इसीलिए जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि आप पहले डॉक्टर के साथ प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, हम घर पे ऐसे ही सिर्फ खुद से रेमेडीज़ नहीं करते जाएं वहाँ पे, ताकि डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली कोई भी अगर टेस्टिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आपसे करवा लें, उसी के अकॉर्डिंग ही फिर वो फर्दर को ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, ताकि रूट कॉज के अकॉर्डिंग ही अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो सक्सेसफुल भी होगा, अदरवाइज एक बार लॉस होता चला गया तो उसको वापस से रिकवर करना फिर डिफिकल्ट हो तो जाएगा। हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या टेक्निक है आपके पास, हेयर या क्या फॉल ट्रीटमेंट है? मेजरली अब सबसे पहला तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एनीवेज मेडिसिन, कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है उसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी है, अब बोले जैसे विटामिन D हो गया, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, तो ये सारी डेफिशिएंसीज भी हमें बहुत मेजर हेयर लॉस कॉज करती हैं, तो उसके लिए टेस्टिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स हम लोग आगे फर्दर मेडिसिन भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर वही चीज़ सिर्फ मेडिसिन से अगर कोई चीज़ ट्रीटेड नहीं है तो फिर वी कैन गो विद PRP ट्रीटमेंट, GFC ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स फिर और फर्दर दिस इज ऑल क्लिनिकल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स कि आपको क्लिनिक पे डॉक्टर के पास आके ही उनसे ही करवाने पड़ेंगे, आप घर पे नहीं कर सकते, बट ये ट्रीटमेंट्स के लिए फिर आप फर्दर जा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होते हैं फिर जो किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। क्या हेयर रीग्रो भी हो सकते हैं ट्रीटमेंट से? जो बाल जा चुके हैं वो ट्रांसप्लांट के बिना वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता उनको, नहीं। जो बेसिकली कोई भी ट्रीटमेंट होता है वो एज अ फर्टिलाइजर काम करता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए। रूट है तो वो उसको ट्रीटमेंट देगा, उसको नरिश करेगा कि अगर जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, जो बाल पतले हो गए हैं वो उनके डायमीटर को गेन करने में हेल्प करेगा, बट नया रूट नहीं ग्रो किया जा सकता। एक चीज़ डेड ही हो गई है तो हम उसको वापस से कैसे इंटरनेट पे बड़े आयुर्वेदिक नुस्खे चलते हैं, आप भी देखते हैं कभी ऐसा वीडियो देखने को मिलता है कि बाल चले गए हैं, ये लगाओ तो बाल आ जाएंगे? नहीं, वो चीज़ बिकॉज अगर रूट जा चुकी है तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं जिससे वापस से नया रूट ही कहीं से ग्रो कर जाएगा, तो नो, इसमें ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हेयर होगा, अगर रूट है, थोड़ा बहुत भी अगर हेयर थिनिंग भी है, बेबी हेयर्स भी है, तो भी हम उनको किसी भी ट्रीटमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर रूट ही नहीं है, अगर कोई एरिया बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी हो गया है, वहाँ पे हम उसको ट्रांसप्लांट के बिना ठीक नहीं कर सकते। यानी कि लोगों को पहले ही अलर्ट मोड में रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हो हेयर फॉल शुरू हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, अभी समय रहते इसका, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट, क्योंकि अब ऐसा बेसिकली क्या होता है, नेचर ने हमें डबल हेयर्स दिए हैं अपीयरेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आज दिखना शुरू हुआ है तो बॉल्डिंग आज से ही हेयर फॉल शुरू हुआ है, हेयर फॉल बहुत पहले से शुरू हो चुका है, दिखना अब शुरू हुआ है। तो इसीलिए जब हेयर फॉल आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, या मोटा बाल झड़ रहा है या पतला बाल झड़ रहा है, वो चीज़ हमें थोड़ा सा नोटिस करना होगा। कई बार हमें बीइंग अ लेमैन हमें नहीं पता होता घर पे कि हम क्या करें, या कैसा बाल, क्या अलार्मिंग साइन है कि कब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो एटलीस्ट इतना है कि आप एक कंसल्टेशन ले लें डॉक्टर से आके, ताकि वो आपको एग्जैक्टली बता पाएं कि कोई ट्रीटमेंट चाहिए भी या नहीं चाहिए। हमेशा कोई ट्रीटमेंट्स ही नहीं चाहिए, कई बार सिर्फ एक मेडिसिन या कोई बार मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका एक अर्ली हेयर लॉस को रोकने में, या लाइफस्टाइल अगेन। आज देखिए ये तो सबके साथ कॉमन है कि अगर आप नहाने जा रहे हैं तो अगर आप टॉवल से भी पोंछते हैं अपने बाल नहाने के बाद ना, तो 8-10 बाल हाथ में दिख जाते हैं। ये नॉर्मल है या रिस्की वो है? हेयर साइकिल है बेसिकली हर पर्सन के। ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने जिस बालों के साथ हम पैदा हुए थे वही बाल हमारे थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हेयर साइकिल होती है जिसमें अब कुछ फेजेस हैं, अब जैसे एनर्जन फेज है, केटाजन फेज है, टेलोजन फेज है, कि उन फेजेस में कि कुछ हमारा कोई भी हेयर 3 years तक रहता है,
उसके बाद फिर वो एक नए हेयर साइकिल में जाता है। कोई भी हेयर जो होता है वो 3 इयर्स तक स्टे करता है, फिर उसके बाद वापस से फिर केराटिन फेज में जाता है कि केराटिन फेजेस की जिसमें बाल अब झड़ने वाला है, एंड टेलोजन फेजेस जिसमें बाल झड़ गया अब, मतलब इट्स अबाउट टू तो झड़ गया तो 3 फिर साल उसके के बाद बाद हमारी ग्रो नया होगा। हेयर ग्रो कर जाएगा। मतलब वो ग्राफ्ट नहीं जाते, वो हेयर्स हेयर जाते हैं। तो गुड थिंग इज कि हर हेयर की साइकिल डिफरेंट है, इसीलिए कभी पूरा सिर खाली नहीं होता। अच्छा अच्छा, जैसे नेचर में है ना, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं फिर पत्ते फिर नए नए आते हेयर हैं, आ जाते हैं। तो ग्राफ्ट बचा रहना चाहिए। राइट राइट ओके, तो ये डॉक्टर ही बता सकते हैं कि ये आपका ये normal पतझड़ का है टाइम या चल रहा है नहीं। या ये 100% ग्राफ्ट ही गायब हो रहे हैं। करेक्ट रूट से तो नहीं निकल रहा। रूट से तो नहीं निकल रहा। करेक्ट। क्या डैंड्रफ की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, बाल्डनेस आ सकता है? डैंड्रफ बेसिकली ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ की वजह से कोई रूट डैमेज हो जाएगा। डैंड्रफ से एनीवेज हेयर तो आपकी ब्रेकेज शुरू हो ही जाते हैं, बिकॉज अगर एक कोई भी स्किन आपकी इन्फेक्टेड है तो वो आपके हेयर को या हेयर की क्वालिटी को डैमेज तो करेगी। बट अदरवाइज अगर किसी को ऑलरेडी थिनिंग का इशू ही है, बाल ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं, तो फिर हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम नहीं लेंगे तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है, डैंड्रफ इन लेमन टर्म्स, बट वो फिर परमानेंटली डैमेज कर सकता है। अगर हेल्दी हेयर है, थिक हेयर है, फिर भी डैंड्रफ है, तो आप उसको ट्रीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से रिकवर नहीं करेंगे, वो कर जाएंगे। बट हेयर की अगर क्वालिटी ऑलरेडी डिमिनिश हो चुकी है तो फिर वो परमानेंट लॉस में भी जा सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट हम टाइमली नहीं लेंगे तो। अच्छा, अगर मान लीजिए 100 लोगों को बाल्डनेस है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो 100 के 100 फिट हो जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, या कुछ लोग ऐसे भी है जो फिट नहीं है, उनका हो ही नहीं सकता? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि वही चीज़ है कि मेडिकल कंडीशंस डिपेंड करती है, डोनर एरिया डिपेंड करता है कि किसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है। अब किसी का बॉल्डनेस यहाँ से लेकर बैक तक पूरा बॉल्ड है, अब उनके केस में डोनर एरिया ही उतना नहीं है, तो हम उतना एक कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हैं कि कितना हम अच्छे से कवर करके दे सकते हैं। नहीं, मेरा कितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है कि डोनर एरिया है कि नहीं। डोनर एरिया है 100 के 100 के पास, ठीक है, लेकिन कितने लोग मेडिकली फिट होते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कौन लोग फिट नहीं होते हैं जिनका आप, कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं डोनर एरिया भी है लेकिन आप देखते हैं कि ये इशू है इसलिए हम आपका नहीं कर सकते, रिस्की हो सकता है? मेडिकल अब वही इसीलिए प्रोसीजर से पहले ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं। जैसे अब कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, शुगर हो गया, अब किसी का अनकंट्रोल डायबिटीज है तो उस केस में हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कि जब तक उनका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आ जाएगा हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहते हैं, तो मेडिकली फिट होना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, जिसको जो डायबिटिक है वो अगर नॉर्मल हो जाता है ब्लड शुगर लेवल तो उस दिन प्रोसीजर कर सकते हैं क्योंकि लेकिन उसको मेंटेन भी रखना होगा ना, ताकि क्योंकि हीलिंग भी तो होनी है। हाँ, रेगुलरली वो इंसुलिन लेते रहे, उसको मेंटेन करके रखे तो भी मेडिसिन चल लेनी जाएगा। पड़ती है। हाँ, अच्छा, किसी का आपने बताया कि लिटिल डोनर एरिया है या ऑलमोस्ट खत्म है, उसका कैसे करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट? नहीं कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। बियर्ड से उठा के करते हैं ना? बियर्ड से अगर हम करते भी, बियर्ड का ऑब्वियसली टेक्सचर डिफरेंट है, तो हम उनको एकदम फ्रंट पे तो नहीं लगा सकते ताकि वो पता चलेंगे अदरवाइज कि वहाँ पे हमने कुछ और हेयर इम्प्लांट किया है। तो बहुत ज़्यादा सिर्फ बियर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम ट्रांसप्लांट करना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि फ्रंटल के लिए तो हमें हेड का बैक एरिया चाहिए और कोई एरिया को हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। ओके, चेस्ट से भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बट हर जितने भी हेयर्स होते हैं, अदरवाइज जैसे अगर हम बियर्ड की बात करें, चेस्ट की बात करें, सबसे पहली चीज़ तो हम उनको स्कैल्प के हेयर के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं ताकि वो बीच में ही मर्ज हो जाए, पता नहीं चले कुछ और हेयर इम्प्लांट किया गया है। एंड सेकेंडली वो इम्प्लांट भी पीछे की तरफ किए जाते हैं, फ्रंट पे तो फिर भी नहीं कर सकते। नहीं तो टेक्सचर कहीं ना कहीं तो विजिबिलिटी अपनी देता ही है अगर हम फ्रंटल में करेंगे तो। एक सवाल है कि एक पर्सन कितनी बार हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? जब तक डोनर एरिया सपोर्ट करता है, अगेन एंड अगेन सेम जगह पे। सेम, देखिए अब वो तो अगर सेम जगह पे जरूरत पड़ रही है, ट्रांसप्लांट का एरिया तो सेम है, ऐसा नहीं होता। अब किसी ने पहले फ्रंटल एरिया में इम्प्लांट करवाया, पीछे एग्जिस्टिंग हेयर थे, कुछ टाइम बाद अगर उन्होंने एग्जिस्टिंग हेयर का ध्यान नहीं रखा तो एग्जिस्टिंग हेयर चले गए वहाँ के, फिर दोबारा बैक एरिया में जरूरत पड़ गई। तो अगर आपका डोनर एरिया सपोर्ट कर रहा है तो आप कितने भी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के साथ, मल्टीपल सेशंस के साथ जा सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है। ओके, आपके पास बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग आते हैं क्या? दाढ़ी में ट्रांसप्लांट कराने के लिए? अभी इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत चलता है कि खराब कर दिया है ये बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। इसीलिए इसमें एंगुलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें होती हैं जो ट्रांसप्लांट में एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंगल मतलब कि किधर से लगा रहे हैं और वो उसका बेस किधर है। करेक्ट, कि अब अगर कोई ट्रांसप्लांट इस तरीके से किया जा रहा है, कितना एंगुलेशन पे किया जा रहा है, तो वो चीज़ अब जो आपने वीडियो के लिए अगर हम बोल भी रहे हैं तो वो चीज़ इस तरीके से सारा बाहर की तरफ इम्प्लांट हुआ है। और आइडियली ऐसे तो नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर अगर हम बियर्ड की बात करते हैं तो ये एंगुलेशन है और यहाँ इस तरीके से हुआ है तो वो बहुत ही अननेचुरल लुक दे भी रहा है। अच्छा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या गलती की है डॉक्टर ने? डायरेक्शन एंड एंगुलेशन ऑफ प्लेसिंग हेयर ग्राफ्ट।
तो एक डॉक्टर को इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, एंगुलेशन तो एनीवेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तभी ही नेचुरल रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब डेंसिटी है, एंगुलेशन है, डायरेक्शन है, ये सारी चीजें होती हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में जरूरी है नॉट नेचुरल जस्ट रिजल्ट्स अबाउट के लिए। बियर्ड, आल्सो हेड में भी वही एंगुलेशन देखते हैं। अगेन यस, हेयर रिप्लेसमेंट तो बहुत फास्ट और क्विक रिजल्ट देता है, तो कोई इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो करे हेयर ट्रांसप्लांट का? क्योंकि वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए फिर बाद में उनको बार बार फिर से रिपीटेडली विग्स के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक विग को आप थ्रू आउट लाइफ अप्लाई करके या रख के छोड़ सकते हैं, वो नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट तो आपने एक बार करवाया है, उन्हीं हेयर्स के साथ आप थ्रू आउट रहेंगे। बट विग को तो आपको हर 1-1.5 साल के बाद चेंज भी करना पड़ेगा। हर महीने 1.5 महीने बाद आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए भी जाना होगा, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन जैसे इश्यूज ना आ जाएं। अब उसकी ग्लू, उसमें एडहेसिव्स जो लगाए जाते हैं वो भी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, वो भी कई बार फिर स्किन में इरिटेशन शुरू कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें रहती हैं। जिसको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स ही चाहिए कि मुझे अब कल शादी है या 1 वीक के बाद शादी है, तो उनके लिए फिर विग इज़ अ गुड ऑप्शन कि टेम्परेरी एक बार को वो ठीक कर सकते हैं। बट वो चीज़ ट्रांसप्लांट के साथ प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन हो वो एक गया, परमानेंट ये सोल्यूशन है, temporary बट टाइम solution है। लेगा। टाइम टेकिंग है, राइट, यानी कि जो लोग ट्रांसप्लांट से डरते हैं वो भी रिप्लेसमेंट में जाते होंगे। चाहते हैं। ये पीआरपी है क्या? पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जैसे नाम ही बता रहे हैं कि उसमें खूब सारी प्लेटलेट्स हैं। अच्छा। तो वही ही, क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर्स है, तो जब हम बेसिकली किसी भी एरिया में जहाँ पे बाल ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग हेयर का एक्चुअली इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर्स है जब हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं तो वो उनको एज अ फर्टिलाइजर उनके लिए वर्क कर रहा होता है कि जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे, या जो बाल आपके पतले हो गए हैं वो उनके डायमीटर को वापस से गेन करने में हेल्प करेगा। तो ये मेजरली पीआरपी का काम होता है। प्लाज्मा तो हमारी बॉडी से आना चाहिए। हाँ, तो आप ही का ब्लड लेते हैं ना, इसमें पहले हम आपका ब्लड लेंगे, फिर उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज करके, एंड देन फिर उसके आपको स्कैल्प में इंजेक्ट करेंगे। ओके, तो प्लाज्मा ये कोई बाहर का मेडिसिन नहीं है, हमारे ब्लड से ही जो प्लाज्मा निकालते हैं और उसी को फिर इंजेक्ट कर रहे हैं आप। करेक्ट करेक्ट। ओह ग्रेट। और जीएफसी क्या है फिर? जीएफसी इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। दोनों ऑलमोस्ट, अगर मैं रिजल्ट की बात करती हूँ तो दोनों सेम मेडिकेशन के लिए ही यूज होते हैं। बट ग्रोथ जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसमें ऑलरेडी ट्यूब में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो वो थोड़ा सा एक एडिशनल बेनिफिट देता है तो इन कंपैरिजन टू पीआरपी और जीएफसी दोनों एक साथ अप्लाई ट्रीटमेंट में करते हैं आप, या कोई एक चीज हर लेके चलते हैं? किसी का इंडिकेशन डिफरेंट है, किस कौन सा पेशेंट, हर पेशेंट सेम ट्रीटमेंट के लिए नहीं होते। ओके, तो हमें हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, फिर अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट किया जाता है। हेयर ऑयल रियली हेयर ग्रो में काम आता है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? हेयर ऑयलिंग में से मेजरली सिर्फ हेयर की कंडीशनिंग के लिए है। हेयर ऑयलिंग से कभी भी हेयर ग्रोथ नहीं की जा सकती है। इवन कई बार हेयर ऑयलिंग की वजह से ही फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ जैसे इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा, अदरवाइज अगर मैं बोलूँ मेडिकली तो हेयर ऑयलिंग सजेस्टेड नहीं होती है। नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो शाइन वाइन मेंटेन करने के लिए वही वो कंडीशनिंग के लिए है, तो आप उसके लिए कंडीशनर यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं मतलब एक इंसान डेली हेयर ऑयल लगा रहा है तो वो उसके कोकोनट ऑयल लगा रहा है या कोई उससे आजकल कोई ऑलिव बेनिफिट ऑयल? नहीं होगा। हाँ? कोई बेनिफिट नहीं है उसका। वो एक मीडियम जरूर बन जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो ये इतना जो आंवला ऑयल का ऐड चलता है, लहलहाते बाल दिखाते, उसका कोई बेनिफिट नहीं लंबे नहीं, बालों में, नहीं। शाइनी हेयर के लिए? नो। अगर हम डेली हेयर ऑयल नहीं भी लगा रहे तब भी हेयर्स के फॉल का कारण नहीं बनेगा? नहीं, हेयर फॉल का या हेयर की ग्रोथ का कोई भी ऑयल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऑयल उसमें बेनिफिट नहीं करता है। ऑयलिंग का काम सिर्फ आपके हेयर की कंडीशनिंग के लिए, वो आपके हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत बेटर कर देगा। वो आप वीक में एक बार भी लगाएंगे। अगर आप लेट से अपने शैम्पू करना है, आप उसे 30 मिनट्स पहले ऑयल लगा के शैम्पू कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली वर्क करेगा। यहीं अगर आप डेली ऑयलिंग कर रहे हैं तो वो कई बार फंगल इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो हेयर ऑयल को लगा के आप हेयर की कंडीशनिंग और बेटर कर रहे हैं तो हेयर ग्रोथ में कोई मदद नहीं कर रहा? नो। अब जैसे अगर हम ऑयलिंग की बात करते हैं, आपने एक हाथ पे अच्छे से ऑयल लगाया हुआ है और एक हाथ आपका ड्राई है, आप बाहर डर्ट में जाएंगे, डर्ट किसके ऊपर स्टिक करेगी? जो ऑयली है। अब ऑयली है, डर्ट वहाँ पे स्टिक कर रही है, तो अल्टीमेटली डर्ट अच्छी तो नहीं है, वो इन्फेक्शन ही कॉज करने वाली है। क्या आप घर आते ही सबसे पहले शैम्पू करेंगे? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली भी शैम्पू नहीं करते हैं, 1 दिन 2 दिन स्किप कर रहे हैं। अब उनके केस में डर्ट कंटिन्यूसली और स्टिक ही कर रही है और स्टे कर रही है, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी स्कैल्प हेल्थ खराब कर रहा होता है, बट वो हेल्दी नहीं रहता फिर। ओके, तो ऑयलिंग इस प्रकार से और ज़्यादा अनहाइजीनिक है हेयर्स के लिए। हाँ, तो अगर आप उसको मेंटेन करें, मेंटेन भी एज इन कि आपने शैम्पू करना है, आप थोड़ी देर पहले ऑयल करके आप उसको वॉश कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, अदरवाइज तो आपको नुकसान देगा। आजकल ऑनियन जूस का बहुत चल रहा है कि वो हेयर्स के लिए अच्छा है, ये फैक्ट है या मिथ है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमने ऑनियन जूस लगाया था, बट
कोई बहुत मार्क्ड डिफरेंस या कोई उनका बहुत अच्छा देखने को फीडबैक नहीं मिला। नहीं मिला। नो। पता नहीं कितने लंबे समय तक यूज करना होगा कि उसका बेनिफिट दिखेगा। हाँ, बट क्योंकि एक अगर प्रोग्रेसिव बॉल्डनेस है, एक बार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन हो चुका है हेयर फॉल का, तो फिर रिजल्ट्स उसमें नहीं विजिबल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सारी चीज़ें पेशेंट के फीडबैक से ही मिलती है, बट पेशेंट के फीडबैक इसमें नहीं है। बायोटिन सप्लीमेंट्स यूजफुल और ओवररेटेड? सिर्फ बायोटिन सप्लीमेंट्स ओवररेटेड, बट येस दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, बिकॉज हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं। सिर्फ बायोटिन कुछ नहीं करेगा, ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे विटामिन हैं जिनका पूरा रोल है हमारे हेयर में। तो एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है जो सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को। कैप या हेलमेट की वजह से बाल्डनेस होता है? बॉल्डनेस उसकी वजह से नहीं बोला जा सकता है, बट हाँ स्कैल्प हेल्थ को ख़राब डेफिनेटली करता है। अगर हम रेगुलरली हेलमेट लगा रहे हैं, हम अपने स्कैल्प को वॉश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शैम्पू हमेशा Sweating ये की वजह से वो करे, क्योंकि लगातार। स्वेट ड्राई हो जाता है। बट स्वेट तो आपने हेलमेट निकाला, आप एक अच्छे टेम्परेचर में गए, स्वेट ड्राई हो गया, लेकिन बैक्टीरियाज तो अक्यूमुलेट होंगे एंड वही वो ग्रो करते हैं, तो इन्फेक्शन कॉज करता ही है स्कैल्प में। तो ये रीज़न रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर एज ऑफ 60? करा जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा कोई एज बार बहुत ज़्यादा नहीं इतना कंसर्निंग है, आप मेडिकली फिट हैं, आप करवा सकते हैं। ओल्डेस्ट पेशेंट आपके पास किस एज के आए हैं? 72। 72 के? यस, ओह, और एकदम सक्सेसफुली बिल्कुल रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर द एज ऑफ 25? करा जा सकता है, बिकॉज अगर हम एक मैक्सिमम पेशेंट बाहर देखें तो 20 to 30 ही एक मैक्सिमम टाइम होता है जब ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी प्लान करता है, क्योंकि वो हमारा एक सबसे पीक एज कंसिडर किया जाता है कि हमें प्रोफेशनली उस टाइम पे ग्रो करना है। हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप कर जाता है कई बार, बिकॉज ऑफ हेयर अच्छे नहीं है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते हैं। तो जिसलिए ये एक एज है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट रहते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। एक एडवाइस उस पर्सन के लिए जो कल हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली अगर किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उनको ये चीज़ चेक करनी है कि आप पहले तो सबसे पहले विजिट करिए जाके। ये सिर्फ एक कोई हर चीज़ हमें ऑनलाइन मिल जाती है, बट मेडिकल ट्रीटमेंट्स हमें ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। हमें जाके आइडियली देखना चाहिए, वहाँ पे जाके पेशेंट से मिलना चाहिए। देखिए वहाँ पे लाइव प्रोसीजर्स होते हुए चेक करिए कि पेशेंट का वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है। पेशेंट से बात करिए वहाँ जाके कि उनको कितना कंफर्ट यहाँ पे है, या टीम प्रोसीजर कर रही है तो डॉक्टर्स कैसा उनको कितना तरीके से मतलब प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं इन्वॉल्व या नहीं है प्रोसीजर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जाके पहले उनको क्लिनिक पे चेक करनी चाहिए। अभी हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है? कौन प्रोसीजर कर रहा है, कितने रुपए पर ग्राफ्ट है। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो मार्केट कर रहे होते हैं 5 रुपये ग्राफ्ट, 10 रुपये ग्राफ्ट, बट इतने में तो आप कहीं ना कहीं तो वो स्टेरिलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कौन प्रोसीजर कर रहा है, टेक्नीशियंस प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ अगेन आपको उतनी सस्ती मिल जाएगी, बट जो अदरवाइज एक प्रॉपर डॉक्टर को पे कर रहे हैं या एक पूरी टीम प्रोसीजर कर रही है, स्टेरिलाइजेशन है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अब क्या आपके केस में फ्रेश इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब एक पंच होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। अब आइडियली वो पंच आप किसी और पेशेंट में, एक पेशेंट का पंच आप दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सुनते हैं काफ़ी सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि एक ही पंच को कितने महीनों यूज़ कर रहे हैं इन मल्टीपल पेशेंट्स, तो वहाँ पे पेशेंट को आइडियली चेक भी कर चांस है। करेक्ट। वो तो क्योंकि अब आपकी का अगर मैंने आपके में कोई सिरिंज लगाई है, वही सिरिंज में किसी और में इंजेक्ट कर दूं, तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। और वही सेम चीज़ पंच है जो एक की स्किन में जा रहा है फिर दूसरे की स्किन में भी जा रहा है। करेक्ट। तो वहाँ पे फिर इसीलिए ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड। तो ये जो फेल्ड केसेस हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, जो न्यूज़ में हमने सुना है, वहाँ पे वो डॉक्टर इनएक्सपीरियंस था या वो पेशेंट करेक्ट नहीं था इस प्रोसीजर के लिए? अगेन मेडिकल हिस्ट्रीज भी होती हैं ऑब्वियसली, बट स्टेरिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अब किसी का शुगर लेवल ही 250 है, अब उसमें अगर हम ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि हीलिंग ही नहीं होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, तो वो सारी चीज़ें तो फिर। अच्छा, तो क्या टेक्नीशियन परफॉर्म कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट इंस्टेड ऑफ डॉक्टर्स? नहीं, बिकॉज टीम वर्क होता है ये। टेक्नीशियंस ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ मिलके प्रोसीजर का एक पूरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर प्रोसीजर कर रहे होते हैं, डॉक्टर और टेक्नीशियन मिलके कर रहे होते हैं, बट सिर्फ टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली बिना किसी के सुपरविजन में नहीं कर सकते हैं। पेशेंट्स किसी भी क्लिनिक को चूज करने में क्या मिस्टेक्स करते हैं? जहाँ हमें सस्ता मिल जाएगा वहाँ करा लेंगे। अच्छा। हाँ ऑब्वियसली, बट वहाँ पे Cost वो ये matters. चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि चेक नहीं कर रहे होते हैं कि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं जो उनको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट आपके लिए एक लिमिटेड सप्लाई है। आपका डोनर Correct. एरिया खराब हो गया तो अब दोबारा कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये एक वाइज डिसीजन है कि जिसमें थोड़ा सा उनको
टाइम लेके सोचना चाहिए। क्या हेयर लॉस की वजह से किसी को मेंटल ट्रॉमा भी होता है? मेंटल ट्रॉमा एज एन ऐसे कोई हेयर लॉस की वजह से डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनके कॉन्फिडेंस को हिट कर रहा होता है कि मेरे बाल झड़ गए हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, या मुझे कैप पहन के ही बाहर जाना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको उस तरीके से वो उनके प्रोग्रेस में भी उनका लुक बहुत मैटर करता है। करेक्ट, कि अब उनको कहीं पे अगर कैप पहन के जा रहा है, या कई बार थोड़ा सा पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि लोग उनको टोकने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं कि अरे बाल नहीं है इसके, या अगर उनको कोई टोकने भी लगता है तो फिर उससे उनका कॉन्फिडेंस हिट करता है। तो ये एक रीज़न रहते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि बाल झड़ रहे थे, बॉल्डनेस आ गई, जिस वजह से थोड़ा सा इशू रहा है। कोई एक ऐसी इमोशनल स्टोरी किसी भी पेशेंट की जो आपने सुनी हो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले? यस, देर आर पेशेंट। अभी जैसे एक पेशेंट थे जिनका स्ट्रेस की वजह से ही, मतलब उनका था कि मेरे बाल झड़ गए, उसके बाद से उन्होंने घर पे किसी से भी बात करनी बंद कर दी थी। वो इवन अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलते थे। ही इज़ अ यंग गाय, और वो रूम से ही बाहर नहीं निकलते थे। उनकी मदर आई थी साथ में कंसल्टेशन के लिए, फिर उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद उनको एक कहीं ना कहीं उनके अंदर वापस से वही कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ था, एंड ही वर्कड वेल। बट कुछ टाइम के लिए तो उनके लिए तो डिफिकल्ट ऐसा था। होता है ना कि Yes. गंजेपन की वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। करेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप शादी भी करने की सोच रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हिट कर रहा होता है कि अरे बाल नहीं है। खूबसूरती का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट Correct, रोल है हेयर correct. तो डॉक्टर प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें आपने हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री के अंदर की बातें बताई। आई होप कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जानकर, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, उनको बहुत सारे वैल्यूएबल आंसर मिलेंगे। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस? हेयर लॉस में मेजरली हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए जो आप घर पे एक नॉर्मल अगर हम मैनेज कर सकते हैं कि आप अपना थोड़ा सा स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस को कई बार हम मैनेज, ऐसा नहीं होता कि सारे स्ट्रेस अनमैनेजेबल होते हैं, कई बार हम अपनी हॉबीज़ में ही लग जाते हैं, तो भी हमें थोड़ा सा, हम अगर हर रोज़ 1 आवर अपने लिए थोड़ा सा स्पेंड करें, दैट कैन बी अ वर्कआउट ऑल्सो। समटाइम्स वो सिर्फ एक म्यूजिक सुनना ही हो जाता है जो आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्मोकिंग हैबिट्स हो जाती हैं, आपके स्लीपिंग आवर्स हो जाते हैं कि कई बार हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी डिस्टर्ब है कि हमारे पास सोने का ही टाइम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर तो मेजरली ध्यान देना चाहिए। जेनेटिक्स में तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपका अगर पेरेंट्स से आ रहा है तो आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी। बट हाँ, आप अपने लाइफस्टाइल से अपने हेयर को कुछ बेटर ज़रूर कर सकते हैं। फैशन का दौर चल रहा है, तो हेयर स्टाइलिंग के ऊपर काम होता है, केमिकल यूज होता है हेयर्स के ऊपर, और साथ ही साथ हीटिंग टूल्स भी यूज कर रहे हैं। तो क्या ये हेयर लॉस में किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ओकेजनली कर रहे हैं, वंस इन अ वाइल कर रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। बट अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे ही यूज़ कर रहे हैं, हेयर लॉस नहीं करता है, वो रूट्स को डैमेज नहीं करता है, बट हाँ, हेयर को डैमेज तो डेफिनेटली करता है। वो हेयर की क्वालिटी खराब कर देगा, हेयर ब्रेकेज शुरू हो जाएगी। तो बट ऐसे नहीं, रूट्स के ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट यस, हेयर डैमेज करता है वो। हेयर्स को मेंटेन करने के लिए शैम्पू कितना फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए हमें? आपका स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अब जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डस्ट में रहना है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उनके केस में शैम्पू डेली रिक्वायर्ड है। बट अदरवाइज अगर आपका है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रह रहे हैं, नॉर्मल आप घर पे ही हैं, तो आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपका स्कैल्प क्लीन रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो अब ऐसा नहीं है कि आपको डेली शैम्पू नहीं करना है, अगर आपकी रूटीन वैसी है तो आपको डेली भी शैम्पू करना जो होगा। एसी में बैठ रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो उनको डेली शैम्पू नहीं भी करते तो चलेगा, ऑल्टरनेट डे पे चलेगा। हाँ, बट अदरवाइज अगर आपका है कि आप जिम जाते हैं, स्वेटिंग होती है, या डस्ट में जा रहे हैं, तो फिर आपको डेली शैम्पू करना होगा। लेकिन रेगुलर शैम्पू, डेली बेसिस पे शैम्पू करने से स्काल्प पे कोई नुकसान नहीं होगा? नो, हम रोज हाथ भी तो धोते हैं, हमारे हाथों में नुकसान होता है। अच्छा, शैम्पू एक क्लीन करने के लिए एजेंट है, वही चीज़ हमारे हम शैम्पू है, हमारा बॉडी इसी वॉश प्रकार है, से फेस सॉफ्ट वॉश। बनाया गया है शैम्पू को। करेक्ट, वो उतना वो माइल्ड होता है अकॉर्डिंग टू। अदरवाइज अगर हम बात करें शैम्पू क्या है, वो एक लिक्विड फॉर्म में है। अदरवाइज अगर हम एक सोप की बात करें, सोप है, बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, अल्टीमेटली सारी चीज़ें हैं तो क्लीनिंग के लिए। करेक्ट, बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस नहीं होते हैं, बट हम नहाते भी तो रोज़ हैं, सोप भी रोज़ लगा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी पे या हाथों पे, हाथ तो हम कितनी बार धोते हैं, क्या कभी कोई प्रॉब्लम होती है? तो फिर स्कैल्प पे कैसे होगी? करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, हमने बहुत सारी बातें की। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक आखिरी सवाल कि कोई अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली जैसे अगर हम आज प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 मंथ तक स्विमिंग, जिमिंग या कोई भी हैवी वर्कआउट उनको अवॉइड करना होता है, बिकॉज एक्टिव स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए।
after doing like hair transplant approximately after a month till a month, and hair oiling हो गया या कोई भी chemical application near about 2 to 3 months तक avoid करनी पड़ती है. ऑलराइट, ये रहता है. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप कि यूजर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है हेयर केयर को लेकर. और जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट सोच रहे हैं ऑब्वियसली उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि 15 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपको. और जब आप जो बता रहे हैं आपने हज़ारों प्रोसीजर्स किए हैं, हज़ारों लोगों के लाइफ में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है विद हेयर ट्रांसप्लांट. आई एम श्योर दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड suggestions from you. All right. Thank you so much for being at the Rahul Ranjan Show. Thank you so much. All right guys, तो हमने अभी बात की डॉक्टर प्रियंका वाधवा जी से, who is co-founder and senior medical director, senior hair transplant surgeon at Panacea Global Hair and Skin Services, जो कि लाजपत नगर न्यू दिल्ली में है. अगर आप मैम को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर वेबसाइट URL तक. हमने बात की आज कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्या मिथ हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या फैक्ट्स हैं, हेयर लॉस में क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, कैसे केयर होना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए. सर के बाल सिर्फ अकेले नहीं जाते, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी लेकर जाते हैं. तो इसकी केयर करिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें. आपके जो भी सुझाव हो कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें. स्पेशली उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जिनके लाइफ में, जिनकी ज़िंदगी में जो हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं या हेयर फॉल बहुत परेशान कर रहा है, बालने से. अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो डॉक्टर प्रियंका वाधवा जी को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. इनकी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो. जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में न्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग. जय हिंद, जय भारत.